फोटो डाली है जो काफ़ी वायरल हो रही है। तो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, तो तू लड़के छेड़ता बाहर, तो ये काम करता है। उन्होंने ऐसी चीज़ें मुझे बोली। हमारे देश में ना एक बहुत पुराना ट्रेंड चला आ रहा है कि एक लड़के को तब तक गुनहगार माना जाता है जब तक कि हमारा जुडिशियरी सिस्टम उसे इनोसेंट ना प्रूव कर दे, और एक लड़की को तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक कि हमारा जुडिशियरी सिस्टम उसे गुनहगार ना प्रूव कर दे। आज की वीडियो में मैं आपको 4 एग्जांपल बताना चाहूँगा, 4 बंदों की कहानी बताना चाहूँगा जिन लोगों पे ऐसे ही फॉल्स एलिगेशन लगा करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। जी नमस्कार भाई और बहनों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम। जो पहला शख्स है उसका नाम है कामराज, जो कि एज ए डिलीवरी बॉय ज़ोमैटो में काम करता है, जिसका केस अभी तक चल ही रहा है। तो एक वीडियो वायरल होता है एक दिन जिसमें कि हितेशा चंद्रानी करके एक फ़ैशन इन्फ्लुएंसर है। वो क्या कहती हैं कि ज़ोमैटो से एक डिलीवरी बॉय आया मेरा खाना लेके, और हमारी कुछ तू मैं हो गई, इसलिए उसने मुझे पंच कर दिया और देखो मेरे नाक से ये खून बह रहा है। और वो क्या करती हैं, इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम के आईडी से अपलोड कर देती हैं। ठीक है, जिसके बाद ज़ोमैटो एक्शन लेता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और कामराज को तुरंत ही फायर कर देता है, और जो बेंगलोर की जो पुलिस होती है उसे कस्टडी में ले लेती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट साइड ऑफ स्टोरी। नाउ हेयर कम्स द सेकेंड साइड ऑफ स्टोरी। मीन्स कि कामराज जो बताता है, कामराज ये कहता है कि जब मैं खाना लेके जा रहा होता हूँ उनके घर, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, और जब मैं उनके यहाँ पहुँचता हूँ तो वो आग बबूला होकर बैठी होती है वहाँ पे। वो कहती है तुम लेट हो तो मुझे खाना फ्री में दो। कामराज कहता है मैं आपको खाना फ्री में नहीं दे सकता। इस बीच वो कस्टमर सपोर्ट, जो ज़ोमैटो का जो कस्टमर सपोर्ट है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि कामराज को लेट हो रहा होता है और वो बोलता है मैं खाना लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे कस्टमर्स को भी फूड पहुँचाना है। अब इस बीच क्या होता है कि वो खाना लेके जैसे ही जाने लगता है तो ये मैम क्या करती हैं कि उसके हाथ से खाने का पैकेट छीनने लगती हैं और उसे सैंडल से मारने लगती हैं। और इसी बीच इनके हाथ में जो रिंग है, जो मैम के हाथ में जो रिंग है, ये इनके नाक पे लग जाता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली जो सीन है जो वहाँ पे हुआ है। लेकिन जो मैम है, जो हितेशा चंद्रानी है, इन्होंने कुछ और ही स्टोरी सुनाई। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि इस वीडियो के पहले इन मैडम का जो जो टोटल जो फॉलोअर्स थे इन मैडम के, वो थे करीब 17 से 18 हज़ार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। लेकिन इस मैटर के बाद उनके फॉलोअर्स करीब 80 टू 83 84,000 फॉलोअर्स उनके इंस्टाग्राम पे हो गए। ठीक है, हुआ क्या कि बिना जाने सुने हम लोगों ने सोशल मीडिया पे, मेरे और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों ने ऐसे ही जज कर लिया कि कामराज की ही गलती है, बिना उसके साइड की स्टोरी जानने। लेकिन अब क्या हुआ कि जब लोगों के सामने जब सच्चाई आ रही है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो लड़की जो कि उस वीडियो में सही से बोल भी नहीं पा रही है, ये बोल के कि मेरा जो नाक है वो टूट चुका है और मुझे सर्जरी कराना पड़ गया है, सर्जरी कराना पड़ सकता है कल के कल। वो नेक्स्ट डे जब एनडीटीवी का जो रिपोर्टर वहाँ पे पहुँचता है तो वो चिल्ला चिल्ला के उससे बात करती है। इससे प्रूफ हो जाता है कि वो लड़की कितना ज़्यादा नौटंकी कर रही है ना। पर भाई साहब, हमारे देश में सुनता कौन है? अगर लड़की ने कुछ बोल दिया तो मतलब सही बोल रही होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। जो दूसरा बंदा है उसका नाम है विष्णु तिवारी। तो होता क्या है कि आज से 20 साल पहले विष्णु की किसी से लड़ाई हो जाती है उसके गांव में। तो जो दूसरी पार्टी है वो क्या करता है बंदा कि एक दलित महिला को कुछ पैसे दे देता है और वो विष्णु पे झूठा रेप का ये इल्ज़ाम लगा देती है। उसके बाद विष्णु को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब उस टाइम क्योंकि विष्णु खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर पाता है किसी भी वजह से, तो कोर्ट ने उसको 20 साल के लिए हिरासत में भेज दिया उस टाइम पे। ठीक है, अब क्या होता है कि 20 साल के बाद, यानी अभी से कुछ 2-3 महीने पहले ही ये पता चलता है कि जो रेप का इल्ज़ाम लगा था विष्णु पे, वो झूठा इल्ज़ाम था। और कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है, विष्णु को हम बाइज्जत बरी करते हैं। यार मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस बंदे की ज़िंदगी की 20 साल बर्बाद हो गए, उसका हर्जाना कौन भरेगा? उसकी पूरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। इस 20 साल के अंदर में उसके फादर एक्सपायर कर गए, उसके दोनों ब्रदर एक्सपायर कर गए, उसकी पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, फैमिली बिखर गई। इसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या कोई उस लड़की से पूछने वाला है कि तुमने ये चीज़ क्यों किया? नहीं, बस जो हो गया सो हो गया।
जो तीसरा बंदा है उसका नाम है सरबजीत सिंह। अब होता क्या है कि सरबजीत सिंह कहीं जा रहे होते एक दिन, है ना, और ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत ज़्यादा ही जाम होने की वजह से वो सोचते हैं कि मैं लेफ़्ट मार के और इधर से दूसरे रोड से चला जाऊँ। पर तभी क्या होता है कि एक लेडी खड़ी होती है वहाँ पे, जसलीन कौर, जो कि तब आम आदमी पार्टी में एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थी। वो उनको वहाँ से जाने नहीं देती, ये बोल के कि नहीं यहाँ पे रूल फॉलो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। इसके बाद कुछ बात होती है दोनों के बीच, और जसलीन कौर क्या कहती हैं, क्या करती हैं कि सरबजीत की कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हैं, और उसके 1-2 दिन के बाद फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं ये बोल के कि इस बंदे ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है, मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील करा है, मुझे बहुत ही घटिया घटिया बातें बोली हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद क्या होता है कि इनके सपोर्ट में सोनाक्षी सिन्हा और तब के दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये दोनों लोग ट्वीट करते हैं जसलीन कौर के सपोर्ट में। इसके बाद क्योंकि ये केस एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस बन जाता है, तो दिल्ली पुलिस आकर के सरबजीत को उठा के ले जाती है उसके घर से। अब इसके आगे क्या होता है कि सरबजीत डेली पुलिस का चक्कर काट रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको उनके जॉब से निकाल दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी बीच जो टाइम्स नाउ के जो एडिटर इन चीफ होते हैं अर्नब गोस्वामी, जिनको आप सब लोग जानते होंगे। अब देखो पता है क्या होता है, आजकल ना लोग दोनों साइड की स्टोरी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन जजमेंट देना पहले पसंद कर लेते हैं, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं और ये न्यूज़ एंकर अपने अपने टीवी चैनल पे बैठ के करते हैं। तो अर्नब गोस्वामी जी इनको एक नाम देते हैं दिल्ली का दरिंदा। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो ही रही होती हैं कि इतना कुछ अपने बेटे के लिए सरबजीत के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। 2 साल तक केस चल रहा होता है। 2 साल के बाद क्या होता है कि एक लॉयर है अमीश अग्रवाल करके, जो कि सोशल कॉज के लिए फ़ाइट करते हैं। 2 साल के बाद वो सरबजीत के कांटेक्ट में आते हैं और उससे पूरी घटना पूछते हैं, और तब उनको पता चलता है कि यार इस चीज़ में कुछ झोल है, और उसके बाद वो धीरे धीरे एविडेंस इकट्ठा करते हैं, और तब जाके फाइनली 3 साल के बाद पता चलता है कि सरबजीत ने ऐसा कुछ नहीं किया था और वो इनोसेंट था। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इन 3 सालों में जिस बंदे की नौकरी चली गई, जिसके फादर एक्सपायर हो गए इस वजह से, जिसका रेप्यूटेशन ख़राब हो गया, जिसके 3 साल बर्बाद हो गए, ये उससे कौन लौट आएगा? क्या है कोई जवाब देने वाला? कोई भी नहीं है। जो चौथा शख्स है उसका नाम था मानव सिंह। हाँ, मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि अब वो बच्चा दुनिया में नहीं है। तो 16-17 साल का मानव, जिस पे कि एक दिन अचानक से एक लड़की एक रेप का एलिगेशन लगाती है कि मानव ने उसका रेप करा हुआ होता है 2 साल पहले, जबकि वो 14-15 साल का होगा। और ये मैडम ये भी कहती हैं कि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि मैं ये प्रूफ कर पाऊँ कि वो उस बंदे ने मेरा रेप किया। इसके बाद क्या होता है कि मानव के पास थ्रेड कॉल्स आने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें होने लगती है उसके साथ। अब मानव डर जाता है कि पता नहीं उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसा बिहेव करे, सोसाइटी कैसा बिहेव करे, क्या हो क्या नहीं, और इस डर से मानव सुसाइड कर लेता है। ठीक है। अब मैं ये पूछता हूँ कि 2 साल के पहले अगर आपका रेप हुआ था तो उस टाइम आप कहाँ थी? और चलो 2 साल पहले आप बच्ची रही होंगी, आप उतनी मैच्योर नहीं होंगी कि आपने जा कर के अपने लिए आवाज़ उठाया। तो इस टाइम पे सबसे पहले आपको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था कि 2 साल पहले इस बंदे ने मेरे साथ ये किया, पर आपने पुलिस कंप्लेन नहीं किया। अच्छा, इसके पीछे इस बंदे ने लॉजिक भी दिया है कि मैंने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया। ये कहती हैं कि मैंने पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं किया कि मेरी बदनामी, अगर मैं पुलिस का कंप्लेन कर देती तो मेरी बदनामी होती पूरे समाज में, पूरे समाज के लोग जानते, मेरे घर वाले जानते, बहुत सारी चीज़ होती है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर तुम बदनामी से डर रही थी तो फिर ये चीज़ तुमने फेसबुक पे क्यों पोस्ट किया, जिसपे कि पूरी की पूरी दुनिया है, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा डर था, और जिस चीज़ का तुम्हारे पास एविडेंस तक नहीं था। पर खैर, ये भी एक लड़की थी और वो एक लड़का था। अब वो रहे ना रहे किसे फ़र्क पड़ता है। वैसे भी सेक्स रेशियो सबको पता ही है, लड़के इतने ज़्यादा हैं, लड़कियाँ इतनी कम हैं। तो चलो कुछ लड़के ना भी रहे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी को। सही बात है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये थे वो 4 केस जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। और मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब तक दोनों साइड की स्टोरी को जान ना लो ना, तब तक सोशल मीडिया या फिर कहीं पे भी बैठ के अपना जजमेंट मत सुनाया करो।
क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एक कमेंट की वजह से किसी बंदे की जान जा सकती है, ठीक है। और मैं एक ये भी चीज़ चाहता हूँ कि जैसे मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वैसे इट्स हाई टाइम कि ही टू मूवमेंट भी स्टार्ट हो। बिकॉज ठीक है हम लड़के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमेशा गलत ही होते हैं। हमें भी ये हक है कि हम अपनी स्टोरी बताएं लोगों को, और उसके बाद लोग जजमेंट लें, और उसके बाद हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है वो डिसाइड करे कि कौन सही है कौन गलत है। सो प्लीज़ लड़कों को खिलौना समझना बंद करो, और अगर आप चाहते हो कि लड़कियों की रिस्पेक्ट हो, जो कि मैं भी चाहता हूँ, 100% चाहता हूँ, तो लड़कों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इसी चीज़ को हम लोग जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। अगर इक्वल करना है तो फिर 50-50 ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच।